अस्सलामुअलैकुम। ये वाक़या 3 लोगों के साथ हुआ, जिनमें से एक मैं खुद हूँ। मैं और मेरे 2 रूममेट पिछले साल सितंबर में लाहौर के एक पुराने हॉस्टल में शिफ्ट हुए थे। अजीबोगरीब चीज़ें शुरू से ही होने लगी थी हमारे साथ। पहला वाक़या मेरे रूममेट आमना के साथ हुआ, जब वो अपने सामान अनपैक कर रही थी। उसने अपनी डेस्क के तमाम ड्रॉवर चेक किए थे कि सब खाली हैं, और सब खाली भी थे। फिर जब उसने एक ड्रॉवर दोबारा खोला सामान रखने के लिए, तो उसके बीच में एक छोटी सी हॉट व्हील्स वाली गाड़ी पड़ी थी। ना तो कोई रूम में आया था, ना आमना ने रूम छोड़ा था, और ना ही ऐसी किसी चीज़ का पहले पता चला था हमें। वो नज़ारा बहुत ही खौफनाक था उसके लिए और मेरे सुनने के लिए। कुछ दिन बाद उसके कमरे के बाहर वाली लाइट खुद ब खुद जल बंद होने लगी। हमने बिल्डिंग स्टाफ को बताया और उन्होंने बल्ब बदल दिया, मगर फ्लिकिंग चलती रही। शायद तारों का मसला हो या कुछ और। आने वाले हफ्तों में आमना के कमरे में कदम चलने की आवाज़ आने लगी। पहले लगा कि हालवे में कोई होगा, लेकिन आवाज़ हमेशा उसके कमरे से आती थी। हर किसी ने ये बात तस्लीम की थी। फिर एक दिन आमना ने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई साया खड़ा है। डर के मारे समझा कोई चोर घुस आया है। उसने लाइट ऑन की, लेकिन कोई भी नहीं था। गुज़िश्ता हफ्ते उसने मुझे मैसेज किया जब हम दोनों अपने अपने कमरों में थे। उसने पूछा, क्या मेरा दोस्त आया है कोई? मैंने कहा नहीं, क्योंकि उस वक्त दोपहर थी। आमना ने जवाब दिया, मुझे किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी है। जब मैं उसके साथ मिली और पूरे हॉस्टल में चेक करने गई कि कौन हॉस्टल में मेरे फ्लैट पर आया था, तो वो बिल्कुल हॉस्टल ही खाली था। हमारा फ्लैट ही खाली था हमारे अलावा। हमारी बिल्डिंग में वैसे भी कोई मर्द नहीं रहता था। एक और मर्तबा जब आमना घर पर नहीं थी, मुझे उसके कमरे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हालवे चेक किया, वहाँ भी कोई नहीं था। ये सब सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। मगर जो बात मेरी हद से बर्दाश्त से बाहर है, वो वीकेंड पर हुई, जब मैं हॉस्टल में अकेली थी। रात के 10 बज रहे थे। मैं बाथरूम गई। हालवे की रोशनी बंद थी क्योंकि मैंने ऑन नहीं की थी। जब वापस आई तो देखा कि आमना के कमरे की रोशनी ऑन थी। मुझे लगा वो ऑन ही छोड़ गई होगी। जब दरवाज़ा बंद था तो सोचा मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन दरवाज़ा लॉक। बाद में आमना ने बताया कि वो रोशनी बंद करके गई थी और वापस आई तो भी बंद ही थी। तो फिर जो मैंने देखा था, उसके कमरे की लाइट जल रही थी, तो वो क्या था? जब भी मैं आमना के कमरे में जाती हूँ, मेरे सीने पर एक बोझ महसूस होता है जिसे समझाना मुश्किल है। ऐसी महसूसियत अब हॉस्टल के दूसरे हिस्सों में भी आने लगी है। एक दफ़ा आमना ने कहा कि उसे सिगरेट के धुएं की बू आई, जबकि हमारे हॉस्टल में बिल्कुल स्मोकिंग नहीं की जा सकती, स्मोक फ्री है। मैं भी हल्की सी बू महसूस कर सकी, लेकिन बाकी रूममेट्स ने कुछ महसूस नहीं किया। अजीबोगरीब स्मेल अक्सर महसूस होती रहती हैं। एक शाम मैं अपने दोस्त को छोड़कर वापस अपने कमरे में आ रही थी। फ्लैट में दरवाज़ा खुला ही छोड़ गई थी। मैं बस सोचा था कि 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। जब वापस आई तो दरवाज़ा लॉक था। किसी रूममेट का होना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि कोई भी घर पर नहीं था उस वक्त। सब वीकेंड पर अपने अपने घर गए हुए थे। जब अंदर गई तो हर जगह चेक किया, कोई भी नहीं था वहाँ पर। अगर कोई आता या जाता मुझे पता लगता। सब कुछ बढ़ता गया। आमना ने अपनी अलमारी में साए देखे। एक मर्तबा हमने खिड़की में एक मर्द का अक्स देखा। आमना ने कहा कि वो एक बुजुर्ग आदमी था जो चेक की शर्ट और जीन्स पहने हुए था। एक दिन जब मैं किचन में थी, आमना को लगा कि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ। उसने किसी की मौजूदगी महसूस की। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने उसी बुजुर्ग मर्द को पूरी शक्ल में देखा। वो बहुत ज़्यादा डर गई। आमना के कमरे में जो सीने का दबाव था, वो हॉस्टल के दूसरे कमरों में भी महसूस होने लगा। मैं जैसे कि अब महसूस करती थी कि कोई मुझे देख रहा है, कि कोई वहाँ उस कोने में खड़ा हुआ है। एक दिन जब मैं किसी इवेंट की डेकोरेशन कर रही थी, मैंने दोबारा उस आदमी का अक्स खिड़की में देखा। वो काउच पर बैठा हमें देख रहा था। जब मैंने फ़ौरन मुड़कर पीछे देखा तो काउच खाली था। काउच पर कोई नहीं था। उस रात आमना ने हमारी दूसरी रूममेट तहरीम के कमरे में रात गुजारी। रात भर उसने दीवार पर टैपिंग की आवाज़ें सुनी, क्लोसेट से आवाज़ें आईं और बिस्तर के हिलाए जाने का एहसास भी हुआ। तहरीम ने भी बिस्तर के हिलने का एहसास महसूस किया। कुछ दिन पहले मैं अपने कमरे में थी
और फिर से सीने में वही दबाव महसूस हुआ। मैंने ज़ोर से कहा, तुम यहाँ मकबूल नहीं हो, बराए करम चले जाओ। चंद सेकंड बाद वो प्रेशर गायब हो गया, लेकिन बाथरूम के दरवाजे के शेल्फ ज़ोर से दीवार से टकराने लगे। सबसे आखिरी वाक़या तब हुआ जब मैं अकेली थी और क्लास के लिए तैयार हो रही थी। मैंने सुना कि आमना के लोग कमरे का ड्रावर खोला। मैंने उसे मैसेज किया तो उसकी तस्दीक की कि वो घर पर है या नहीं, कि उसके कमरे में कोई और तो नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसके क्लोसेट से मेटल हैंगर्स के टकराने की आवाज़ सुनी। जब मैं उसे मैसेज भेज रही थी तो हॉलवे की वो रोशनी जो मैंने कुछ देर पहले ही बंद की थी अचानक खुद ब खुद ऑन हो गई। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई। न जाने वो कौन है जो हमारे फ्लैट पर रहता है, लेकिन अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हम दुआएं वगैरह भी करवाई हैं। अगर किसी के पास कोई और तरीका है कि इस रूह या किसी शैतानी कुव्वत से छुटकारा पाने का, तो हम तैयार हैं उस पर अमल करने के लिए। जब मैं 15 साल की थी तो मैं अपने वालिद के साथ रहती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं कॉलेज में आई और फिर हॉस्टल में रहने लगी, ये वाक़यात अब मेरी जान नहीं छोड़ते। ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी के एक पुराने इलाके के एक पुराने डबल स्टोरी फ्लैट में हुआ था। ये फ्लैट 2 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन इसमें रहना हमेशा अजीब लगता था। ऐसा नहीं कह सकता कि वहाँ कुछ पैरानॉर्मल था, लेकिन जब से हम वहाँ शिफ्ट हुए थे अजीबो गरीब चीज़ें होने लगी थी हमारे साथ। किसी वजह से मेरे वालिद का कमरा मुझे हमेशा डरावना लगता था। मैं अंधेरे से नहीं डरता था, लेकिन जब भी उनका कमरा खुला होता और वो घर में नहीं होते थे, मुझे लगता कोई अंधेरे में से मुझे घूर रहा है। आखिरकार मैंने आदत बना ली कि जब वो घर में नहीं होते मैं उनका कमरा बंद कर देता हूँ, क्योंकि उस कमरे से ऐसी नज़र का एहसास होता है जो इंसान के अंदर तक घुस जाए। एक दिन स्कूल से वापस आया तो देखा मेरे वालिद की जीप पार्किंग में नहीं थी। मैं समझ गया कि वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। मैं अंदर गया, बैग रखकर सीधा उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे में आराम से बैठ गया तो अचानक उनके कमरे से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। मेरे वालिद हमेशा भारी स्टील वाले बूट्स पहनते थे जो मजदूरी या वुड वर्कर के लिए होते हैं। वो आवाज़ बिल्कुल उनके कदमों जैसी थी। मैं रुका, सुनने लगा और फिर धीरे से उनके कमरे के पास गया। दरवाजे के नीचे से रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने आवाज़ लगाई, अब्बू, ताकि तसल्ली हो जाए कि वो अंदर तो नहीं है। जब मैं पहली बार गया था तो ना रोशनी थी और ना वो नज़र आए, लेकिन अब रोशनी थी। उनके कमरे की लाइट चल रही थी। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कदम की आवाज़ जारी थी। मुझे लगा शायद कोई चोर या अजनबी उनके कमरे में छुप गया होगा। मैं भागकर किचन गया और एक चाकू उठाया। आवाज़ें अब भी आ रही थी। धीरे से वापस उनके कमरे के दरवाजे के पास गया, खुद को तैयार किया और अचानक दरवाज़ा खोल दिया, मगर अंदर कोई नहीं था। मैं फ़ौरन उनकी अलमारी की तरफ भागा। चाकू हाथ में था, अलमारी भी खाली थी। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूँ बस, इसलिए मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया और अपने दिन जैसे तेज़ी से गुजार दिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से कभी कभी कदम की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एक रात जब मेरे वालिद अपनी रात 12 से सुबह 8 वाली ड्यूटी पर थे, वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे। मैं टीवी देख रहा था। अचानक फ्रंट डोर का हैंडल हिलने लगा। मेरी आंखें सीधा दरवाजे पर जम गईं। लगभग 1 मिनट तक वो हैंडल हिलता रहा, फिर रुक गया। मैंने पीप होल से देखा तो कोई भी नहीं था वहाँ पर। उसके बाद से मैंने लाइट ऑन करके सोना शुरू कर दिया और हमेशा पास में कुछ रखता जो ज़रूरत पर काम आए। जब मेरे वालिद सुबह वापस आए, उन्होंने कहा, लगता है किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की है। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? तो वो मुझे बाहर ले गए और दरवाजे के पास दिखाया कि लोग के आसपास हथौड़ा मारने के निशान हैं। वो इलाका वैसे भी गरीबी और नशइयों के लिए मशहूर था, लेकिन इस वाक़ये के बाद मेरे वालिद मुझे अकेला छोड़ने में हमेशा परेशान रहते थे।
वो हर वक्त शिफ्ट के दौरान मुझे कॉल करते या मैसेज भेजते रहते। फिर एक रात सब कुछ ठीक था, ना कदम की आवाज़, ना दरवाज़ा हिलना, ना ही कोई अजीब सूरत हाल। मैंने वालिद को मैसेज किया कि सब ठीक है और मैं सोने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना था। सुबह 6:30 बजे उठकर वॉशरूम गया। उस दिन कुछ ज़्यादा थक गया था मैं, इसलिए नहाने का मन नहीं था। दोबारा बेड पर लेट गया और मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। तभी फ्रंट डोर का ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। मेरा ख्याल था कि वालिद शायद जल्दी आ गए हों, जैसे कभी कभी आ जाते थे। मैंने आवाज़ लगाई, अब्बू, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर एक गहरी कराहने वाली आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई तकलीफ़ में हो, लेकिन मुंह बंद हो और अंदर से आवाज़ निकले। वो आवाज़ बिल्कुल मेरे वालिद की लग रही थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी एक बड़े से स्टील मिल के बाहर हुआ करती थी। उन्हें कई दफ़ा चोट भी लगती थी इस मामले में। मैंने फिर पूछा, अब्बू ठीक है आप? कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। कराहने की आवाज़ और तेज़ हुई और साथ ही साथ कारपेट पर घसीटने की आवाज़ भी आने लगी। लगता था उनका पैर ज़ख्मी हो गया हो। फिर यह आवाज़ लिविंग रूम से किचन तक और वहाँ से टाइल के फ्लोर तक चली गई। फ्रिज खुलता और बंद होता सुनाई दिया। मैंने फिर पूछा, अब्बू, मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। अब मैं डर के मारे काँप रहा था। कराहने की जगह अब भौंकने जैसी आवाज़ थी, जैसे कोई कुत्ता या कोई जानवर हो। फिर वो आवाज़ नफ़रत से भरी एक शैतानी गुर्राहट में बदल गई, जो मेरे जहन से कभी नहीं निकल सकती। मैंने कंबल अपने ऊपर ले लिया और दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। मैं काँप रहा था। वो आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के पास आई। फिर अंदर आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे उसमें गुस्सा और खौफ महसूस हुआ। फिर एक ज़ोर की हवा की आवाज़ आई और मेरा बल्ब फट गया। लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा और ठंडक फैल गई। मेरे अंदर का डर इतना बढ़ गया था कि मैं उछलकर बेड से निकला ताकि सामना करूं जो भी था, मगर सामने कोई नहीं था। बस एक अजीब चीज़ थी। फ्रिज का 1 गैलन पानी कमरे में बीच में पड़ा हुआ था, जो वॉशरूम जाते वक्त वहाँ नहीं था। मैं इतना डर गया था कि उस पानी पर ध्यान भी नहीं दिया मैंने और सीधा फ्रंट डोर की तरफ भागा। लिविंग रूम में कोई नहीं था और दरवाज़ा भी अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खोला और नीचे तक भागा और वहाँ रोता रहा। फ़ौरन वालिद को फ़ोन किया। वहाँ ड्यूटी छोड़कर वो घर आए। मैं नीचे उनका इंतज़ार करता रहा। उनका कहना था कि शायद मुझे कोई बुरा ख्वाब आया हो, मगर मैं उस फ्लैट में रह नहीं सकता था। कुछ दिन बाद हमने वो जगह छोड़ दी। जो कुछ भी था वो कोई आत्मा नहीं लगती थी। ऐसा लगा जैसे कोई शैतानी मखलूक थी जो मुझे बस तंग करना चाह रही थी, मुझे डराना चाह रही थी। पर क्यों, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम वहाँ से चले गए तो वो मेरे साथ नहीं आई। अब ऐसा कोई वाक़या नहीं होता, लेकिन उस गुर्राहट की आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकता जो उस वक्त मुझे सुनाई दी थी। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी एक गुजारिश है आप सबसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास कुछ अजीबोगरीब वाक़यात का मजमूआ है जो मेरी ज़िंदगी में हुए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले वाक़या तब हुआ जब मैं तीसरी जमात में था। मेरे दादा ने मेरे लिए एक नया कमरा तैयार किया था, पेंट करवाया, नए कारपेट बिछाए। वो लोग सिंगल रूम के ट्रोलर जैसे कमरे बनाते थे। मेरा कमरा मेरी वालिदा के बिल्कुल कमरे के सामने था और मेरी दादी ने मेरे लिए उनके कमरे के फर्श पर एक बिस्तर बिछाया था जब तक मेरा कमरा तैयार ना हो जाए। वजाहत के लिए, उस वक्त मैं सिर्फ एक औलाद था, मेरे साथ कोई और नहीं रहता था। शाम के तकरीबन 8 बज रहे थे और बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे नींद आने में थोड़ा डर लग रहा था। मैं इधर उधर पलट रहा था कि अचानक मेरी आँख के कोने से मुझे दरवाजे में कोई शक्ल नज़र आई। जब मैंने पूरा ध्यान दिया तो मैं जैसे सन सा गया हूँ। एक छोटी सी लड़की पुराने दौर के कपड़ों में दरवाजे में खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी उम्र तकरीबन 6 या 7 साल होगी। उसके बालों में रिंगलेट कर्ल्स थे, रिबन्स बंधे हुए थे। उसने एक लंबी सी जुराबें पहनी हुई थी, फ्रॉक पहनी हुई थी और जूते जो कि उसके ब्लैक कलर के चमक रहे थे।
उसका चेहरा उदास था और वो बस चुप खड़ी मुझे देखती रही। उसके गिर्द नीला सा हल्का चमक रहा था। जब मैं फुल उसके कंट्रोल में आया तो मैंने अपने मुंह पर चादर ओढ़ ली। जब आंखें खोली तो वहाँ अब कोई मौजूद नहीं था। कुछ साल बाद दूसरा वाक़या हुआ। वजाहत के लिए बताता चलूँ कि हम एक कच्चे रास्ते के पास रहते थे जो कि शहर से तकरीबन आधा घंटा दूर था। हमारे सिर्फ 2 हमसाए थे और किसी के पास कोई जानवर नहीं था। मैं उस वक्त तकरीबन 11 साल का था और मेरा कमरा उस तरफ था जहाँ से सड़क नज़र आती थी। मेरी खिड़की सिर के बिल्कुल ऊपर थी। रात को मैंने सुना कि मेरा कुत्ता बाहर भौंक रहा था। मुझे गुस्सा आया कि आखिर वो किस चीज़ पर भौंक रहा है। जब मैंने बाहर देखा तो जो नज़ारा था वो आज तक समझ नहीं आया मुझे। लगभग 12 कुत्ते एक अजीब सी ट्रिकों शक्ल में बैठे हुए थे। मैंने ऐसी शक्ल कभी नहीं देखी थी। वो सब एक ही सिमत में देख रहे थे। जब देखा तो वो कुत्ते एक एक करके जवाब में भौंकने लगे। जैसे हर कुत्ता मुख्तलिफ किस्म का था, कोई छोटा कोई बड़ा। मैंने सिर्फ एक कुत्ता पहचाना जो कि अक्सर मुझे वहाँ कभी कभार नज़र आ जाता था। मैं देर तक उन्हें देखता रहा। आखिर मैं बस इसे एक अजीब वाक़या समझ के लेट गया, कहकर कि मैं कुछ नहीं कर सकता। 2012 के आसपास का वाक़या है। मैं दोस्तों के साथ वीकेंड पर स्लीप ओवर करता था। उस रात हम देर तक जागते रहे जैसे कि हमेशा, और ख़ुद को डराने के लिए कहानियाँ सुनाते रहे। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। हम नीचे फर्श पर बैठे बातें कर रहे थे क्योंकि मेरे दादा ने सुबह जल्दी काम पर जाना होता था और वो हमारी बातों से चीखों पुकार से परेशान हो जाते थे। थोड़ी देर बाद मेरे दादा गुस्से में कमरे में आए और चीख कर कहने लगे कि उन्होंने हमें बाहर रोशनी में देखा है और वार्न किया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमारी खैर नहीं। हम दोनों हैरान रह गए क्योंकि हम तो कमरे से बाहर निकले ही नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि वो गलत समझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। वो कहते रहे कि उन्होंने हमें साफ मौजूदगी में देखा है। उस वक्त हमारे आसपास सिर्फ 2 या 3 हमसाए थे, जो कोई भी नौजवान नहीं था हमारे जितना। हम शहर से आधा घंटा दूर रहते थे। आज तक मैं इस बात की कोई वजह नहीं समझ पाया और दादा ने कभी नहीं माना कि वो किसी और को देख रहे थे। मुझे नहीं पता उस वक्त मेरे दादा ने किसको देखा था जो कि हमारी शक्लें ओढ़े हुए था। कुछ महीने बाद मैं अपने छोटे कज़न के साथ बाहर खेल रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। हम ट्रैम्पोलाइन पर खेल रहे थे। अंधेरा होने लगा था लेकिन हमने खेलना जारी रखा क्योंकि वहाँ और कोई मशगला नहीं था। हम क्रैक दी एग खेल रहे थे कि अचानक मेरा कज़न रुक गया और किसी चीज़ को दूर से देखने लगा। जैसे जब मैंने देखा तो हमारे दादा दादी के ट्रेलर के पीछे 2 गोदाम थे, एक ट्रैम्पोलाइन के सामने और दूसरा कुछ 200 कदम दूर। उस दूसरे गोदाम के ऊपर एक चीज़ हवा में तैर रही थी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि शायद वो जिन जैसा ही लग रहा था। एक मेला जहाँ गोल गोल घूमता है, उस पर रोशनियाँ गोल गोल घूम रही थी और लाइट के बीम आसमान की तरफ जा रहे थे उसके। सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, वो बस वहाँ खामोशी से तैर रहा था। जब मैंने हिम्मत की तो मैं भागकर ट्रेलर के अंदर गया और दादा दादी को बताया, लेकिन जब वो बाहर आए तो वो चीज़ गायब थी। मैंने कज़न से पूछा कि वो चीज़ कहाँ गई है, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। कभी दोबारा वो चीज़ नज़र नहीं आई और आज तक मैं समझ भी नहीं पाया वो क्या था। 2016 में मैं एक दोस्त के घर रुका था। उसका घर बड़ा पुराना था, 19वीं सदी का। उसके वालिद उसे रेनोवेट कर रहे थे। उन्होंने उस घर में पुरानी तस्वीरें, पुराने कागजात और एक पुरानी माइन से कुछ सामान निकाला था। शायद ये सब चीज़ें उन वाक़यात का सबब बनी। मैं अक्सर उसके घर में हफ्तों तक रहता था। घर एक आम सी ब्रिक का था लेकिन कुछ अजीब सा लगता था। मैं लिविंग रूम में गया और उसका लैपटॉप चलाकर हेडफोन्स लगाए और गेम खेलने लगा। 10 मिनट बाद एक अजीब सी सूनी सूनी शक्ल लेकर अंदर आई वो। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मैं इतनी देर से वहाँ हूँ। मैंने कहा कि जब से वो सफाई कर रही थी मैं तो उसके पास गया ही नहीं, मैं तो यहीं हूँ। उसके चेहरे का रंग जैसे बदल सा गया हो। उसने कहा तुम तो बाथरूम में नहीं थे और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा मैं सफाई कर रही थी और डिओड्रेंट चाहिए था। मैंने बाथरूम की तरफ देखा तो मुझे तुम्हारा साया वहाँ नज़र आया।
मैंने तुमसे पूछा कि डिओड्रेंट वहाँ है क्या। तुमने गुस्से में कहा कि नहीं, खुद ढूंढ लो। जब वो अंदर गई तो सोचा तुम वहाँ छुपकर डराने वाले हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने उसे बताया कि मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ और गेम खेल रहा हूँ वहाँ। ये बात मुझे डरा गई, लेकिन मैं फिर भी उसके घर रुक गया। फिर एक और वाक़या हुआ। रात के 10 बज रहे थे, हम मूवी देख चुके थे और वो बाथरूम जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने ज़ोर से बंद भी कर दिया। ज़मीन पर गिरकर रोती रही वो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो रोने के साथ हंसने भी लगी, जैसे किसी का इंतहाई डर लगा उसे। जब वो संभली तो उसने कहा, मैंने देखा कि 4 फुट लंबी सी शक्ल, अजीब सी गंदी और बड़ी बड़ी आंखों वाली बाथरूम की तरफ तैर रही थी। वो इसे किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर पाई। हमने फ़ौरन लैपटॉप निकाला और गूगल किया, लेकिन कुछ मिला नहीं इससे मिलता जुलता। उस रात जब हम सो गए तो कमरा बिल्कुल अंधेरे में था। जब हम सो ही रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि बिस्तर पर किसी ने छलांगें मारी हैं। ऐसा लगा जैसे एक दरमियानी साइज़ का कुत्ता छलांग लगा रहा हो। मैंने सोचा कि शायद ये उसका कुत्ता या बिल्ली होगा। मैंने उसका बाजू हिलाकर पूछा कि क्या उसने भी यही चीज़ महसूस की है। बस छोड़ो, मुझे नहीं पता। फिर महसूस हुआ कि जैसे कोई 4 हाथों पर चलकर बिस्तर पर चढ़ा हो। मुझे गुस्सा आने लगा और डर के मारे सांस तेज़ भी हो गई, लेकिन उसने कहा छोड़ो, इग्नोर करो, कुछ नहीं होता। फिर दोनों अलमारियां खुल गईं और किसी के सामान में हाथ डालने की आवाज़ भी आने लगी। मैंने उसे चीख कर कहा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके बच्चों वाली आवाज़ में भी बोलना शुरू कर दिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आ गया है। मैं नहीं जानता वो कौन था, लेकिन मैं जानना भी नहीं चाहता। अचानक सब कुछ रुक गया और मेरा दोस्त ने बोलना बंद कर दिया और पूछा क्या हुआ। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, उसे कुछ याद नहीं था। शायद आप सोच रहे हो कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन वो कभी इतना घटिया मजाक नहीं कर सकती। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब और डरावना तजुर्बा था। मुझे लगता है शायद कोई भूत या जिन, ये शायद कोई और बुरा साया हमें तंग करना चाह रहा था। शायद आप इस बात को मजाक समझें, लेकिन आप मेरी जगह होते तो समझते कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। ये थे मेरे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्जील है। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक पुराना छोड़ा हुआ होटल था जिसे शाही मुसाफिर खाना कहा जाता था। ये मेरे इलाके में है और ये लाहौर में मौजूद है, लेकिन मैं आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। ये जगह करीबन 10 साल से भी पहले की वहरान पड़ी हुई है। मुझे अकेले पुरानी और छोड़ी हुई जगहों की तहकीकात करने का शौक़ है और कभी कभी रात को भी अकेले निकल जाता हूँ। ये होटल एक सुनसान इलाके में था और दिन के वक्त यहाँ की गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती थी, इसलिए मैंने रात के वक्त जाने का फ़ैसला किया। होटल तक पहुँचना आसान था। मैं सड़क के एक साइड गाड़ी पार्क करके अंदर चला गया। वहाँ पे कोई बोर्ड या रोकने वाला नहीं था। ये जगह मेरे लिए उन जगहों में से थी जो सबसे आसान तहकीकात के लिए थी। पीछे एक गहरा और पुराना स्विमिंग पूल था जो हर जगह से ग्रेफिटी से भरा हुआ था, यानी उधर तरह तरह की ड्राइंग्स बनी हुई थी। मैंने अपनी टॉर्च होटल की बिल्डिंग पर मारी तो देखा कि ऊपर के आधे कमरों का दरवाज़ा खुला या फिर टूटा हुआ है। ये देखकर अजीब सा एहसास हुआ, मगर आखिर इतना सालों से ये जगह छोड़ी गई थी तो ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता था। आसपास के लोग ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ देखने तो आते ही होंगे। होटल का एक हिस्सा जला हुआ लग रहा था, जैसे कभी आग लगी हो। मैं चंद ही मिनट वहाँ था कि अचानक मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। आवाज़ एक औरत की लग रही थी। मेरा पहला ख्याल ये था कि शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड है या फिर कोई जो मुझे ट्रबल में डाल सकता हो। मैंने फ़ौरन एक नीचे वाले कमरे की तरफ भाग के छुपने का फ़ैसला किया और अपनी टॉर्च बंद कर दी। 1 मिनट तक चुप रहने के बाद जब कोई आवाज़ सुनाई ना दी तो मैंने फिर से अपनी टॉर्च ऑन कर ली। कमरे के अंदर सब तरफ सामान बिखरा हुआ था। एक पुराना टूटा फूटा अलमारी जैसा फर्नीचर और एक पुराने मैट्रेस ज़मीन पर पड़े हुए थे।
ये जगह इतनी सुनसान थी कि मुश्किल था कोई यहाँ रहने आए। मैं वापस बाहर आया और धीरे धीरे होटल के मुख्तलिफ कमरों की जानिब चला गया। हर कमरे के अंदर झांक कर देखता रहा। हर जगह पुराना सामान, मैट्रेस और अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हुई थीं। अचानक ऊपर से एक जोर की आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ गिर गई हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ की और फिर हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचकर एक कमरे में झांक रहा था, एक अजीब सी थम थम की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे हर 2 सेकंड बाद कोई दीवार पर जोर से अपना हाथ कोई या मुक्का मार रहा हो। मैंने देखा कि एक कमरे से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा, ये आवाज़ रुक गई। मैंने हिचकिचाहट के साथ अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मुझे लगभग एक आदमी का साया दिखा जो कमरे के अंदर पीछे वाली दीवार के पास खड़ा था। ये कमरा अजीब सी बदबू से भरा हुआ था, जैसे किसी चीज़ की सड़ी गली बदबू हो। मैंने टॉर्च नीचे की तरफ रखी और धीरे से अंदर झांकने लगा। जब मैंने टॉर्च की रोशनी जलाकर आगे बढ़ाई तो मैंने देखा कि एक औरत के पैर साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने फौरन टॉर्च की रोशनी ऊपर की और देखा कि वो एक अजीब सूरत औरत थी, जिसके माथे से खून बह रहा था और मुंह से पीला लेप जैसे कोई चीज़ निकल रही हो। उसका चेहरा देखते ही मेरी हालत ख़राब हो गई, जैसे किसी बुरे सपने को देख लिया हो। मैं फौरन भाग खड़ा हुआ। जैसे ही मैं भागा, मुझे उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी चीखें दूर नहीं जा रही थी, यानी वो मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। मैं सीधा सीढ़ियों से नीचे उतरा और बिना रुके सड़क तक पहुंच गया। मैंने फौरन अपने दोस्त फरहान को फ़ोन किया, जो मेरी तरह ही पुरानी जगहों की तहकीकात का शौक़ रखता था। मैंने उसे सब कुछ बताया। हमने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद जो आवाज़ मैं सुन रहा था वो इस औरत के सिर को दीवार से मारने की आवाज़ थी, इसलिए उसके माथे से इतना खून निकल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस को बुलाना चाहिए या नहीं। फरहान ने कहा कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो मुझ पर ही गैर कानूनी तौर पर यहाँ आने का इल्ज़ाम लगा सकती थी। मैं गाड़ी में बैठकर आसपास देखता रहा कि कोई लोकल फ़ोन मुझे मिले जिससे कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकूं, मगर ऐसा कोई ज़रिया नहीं मिला। आखिर में मैंने नॉन एमरजेंसी नंबर पर कॉल करके बता दिया कि एक पागल सी औरत वहाँ है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैंने खुद उसे देखा है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी और ने उसके होने की इन्फॉर्म दी है। मुझे नहीं पता कि पुलिस वहाँ आई या नहीं, लेकिन जो भी उस औरत के साथ था वो किसी पागल खाने या इलाज की जगह होनी चाहिए थी। सालों से ऐसी जगह पर जाने का शौक रखता था, लेकिन आज तक कभी ऐसी डरावनी चीज़ नहीं देखी थी। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।